पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे गिरता है। यानी जब कोई पहाड़ी है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ नीचे कोई गांव बसा हुआ है या कोई वैसे भूमि पड़ा हुआ है, जब यहाँ से वर्षा होती है तो ये वर्षा पेड़ जो है वर्षा को रोक देती है यहाँ पे जाने के लिए। जब इन पेड़ को लोग काट देते हैं, ये जो है यहाँ पे सीधे वर्षा गिर जाती है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। अब बात आती है कि यहाँ पे इस क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है संवहनी वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा और तीसरा है चक्रवाती वर्षा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वर्षा है वो किस प्रकार यहाँ पे बताई है। संवहनी वर्षा क्या होती है? तो संवहनी वर्षा बेसिकली होते हैं कि जब जो गर्म वायु है वो जब ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर जा करके ये संघनन के माध्यम से संघनित हो जाती है, उसके बाद ये वर्षा के रूप में फिर नीचे की ओर गिरती जाती है। ठीक है। अब अगर हम पर्वतीय वर्षा की बात करें तो जैसे यहाँ पे ये वायु यहाँ से ऐसे की ओर बहती है, यहाँ पे ये पहाड़ से टकराती है, पहाड़ से टकराने के बाद ये सीधे वापस इसे ऊपर की ओर चली जाती है और आसमान में चली जाती है। वहाँ पे संघनन के माध्यम से एक संघनन क्रिया होती है, जिनके माध्यम से हमने ऊपर पढ़ा कि संघनन क्रिया बेसिकली होते क्या है। वो जो है जैसे आपने देखा होगा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि किस प्रकार जो गर्म वायु है ये ऊपर की ओर जाते हैं और किस प्रकार ये वर्षा करते हैं, यहाँ पे जो भी क्रियाएं यहाँ पे हुई हैं उसमें बेसिकली यही पॉइंट इसमें कॉमन रहेगा, किस प्रकार ये संघनन करती हैं। तो अगर हम संघनन का एग्जाम्पल लेते हैं तो संघनन की एग्जाम्पल जो रहेगा वो रहेगा जैसे हम पिछले चैप्टर में बताए हैं कि जैसे ये कोई बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पे जब हम इसको गैस से जलाते हैं तो ये गर्म हो जाता है और इसको हम एक तस्तरी से मान लेते हैं, ढक देते हैं। ठीक है। जब ये पानी से गर्म हो जाता है उसके बाद से क्या होता है कि यहाँ पे आपने कभी देखा होगा कि गर्म होने के बाद इस तस्तरी को जो आप उठाते होंगे तो यहाँ पे कुछ बूंदें आपको दिखाई देते होंगी, इस तरह से छोटी छोटी बूंदें। सेम पैटर्न वही होता है कि जब यहाँ से वायु उसमें पर्वत के माध्यम से ऊपर की ओर जाता है इस तरह से, ये जो वायु रहता है ये गर्म वायु रहता है। ठीक है। ये गर्म वायु जब ऊपर की ओर जाता है तो उसके बाद से ये संघनन की प्रक्रिया यहाँ पे होती है, उसके बाद से नीचे पानी जो है वो वर्षा जो है वो होता है। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार संघनन क्रिया होती है। हमने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। ठीक है। इस प्रकार मेरा हो गया संवहनी वर्षा हो गया और पर्वतीय वर्षा हो गया। अब हम आते हैं अपने चक्रवाती वर्षा पर। चक्रवाती वर्षा भी इसी प्रकार होती है, जैसे यहाँ से ठंडी वायु इस तरीके से बह रही है, लेकिन जो गर्म वायु रहती है वो इस तरीके से ऊपर की ओर जाती है और यहाँ पे वर्षा कराती है। हम यहाँ पे चक्रवाती वर्षा जो है वो आगे डिटेल में जानेंगे, यहाँ पे थोड़ा एक रेफरेंस देख रहे हैं। आगे जो मेरा क्लास 11th रहेगा, 11th के बारे में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम एकदम डिटेल से जानेंगे कि चक्रवाती वर्षा कैसे होती है, पर्वतीय वर्षा कैसे होती है, किस प्रकार वायु ऊपर जाता है, किस प्रकार संघनन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे एक रेफरेंस के रूप में हम देख लेते हैं और हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने का प्रयास भी किया है किस प्रकार संघनन की क्रिया होती है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने यहाँ पे दिया हुआ है कि पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा जो है वो महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है, यानी कि सूखा पड़ जाता है, आपको पता ही है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है। यहाँ पे बताया है कि यदि वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आती है, यदि वर्षा कम होती है तो सूखा हो जाती है। यहाँ पे बैलेंस की स्थिति रहना जरूरी है। इसके लिए हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकने की ज़रूरत है। ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप में हिम सहित वृष्टि तथा ओला होता है। इसके बारे में भी आगे जानेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं अपने अभ्यास प्रश्न में। इसमें हम बेसिकली जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि वायुमंडल क्या है। तो आप बोलेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर से घेरने वाली वायु की चादर को हम वायुमंडल कहते हैं। ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती हैं और हमें जो सूर्य की हानिकारक किरणें होती हैं जैसे पराबैंगनी किरणें, उनको हमको सुरक्षा प्रदान करती है उनके प्रभाव से। ठीक है। और पृथ्वी पर सभी जीवित जीव रहते हैं वो वायुमंडल पर ही निर्भर रहते हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना होता है। तो आप बोलेंगे कि जो नाइट्रोजन है वो लगभग 78% और जो ऑक्सीजन है वो लगभग 21% से बना हुआ है। तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, इन्हीं से बना हुआ है। अब जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गैस प्रभाव पैदा करती है। तो आप बोलेंगे कि जैसे वायुमंडल में उपस्थित जो CFC गैसें होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है ये गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती हैं। और हरित गृह प्रभाव पैदा करने से क्या होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो इन्हीं गैसों के अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने से होती है। ठीक है, अब बात आती है कि फोर्थ क्वेश्चन की। इसमें बोल रहा है कि मौसम किसे कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि वायुमंडल के प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति को मौसम कहते हैं, यानी कि वो बदलती रहती हैं। और मौसम विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। वे कारक कौन से हैं, जैसे टेम्परेचर हो जाएगा, वायु दाब हो जाएगा, हवाएं हो जाएंगी और आर्द्रता हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं कारकों पर ये निर्भर करता है। आपने जान लिया मौसम क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि वर्षा के 3 प्रकार कौन से हैं। तो वर्षा के 3 प्रकार कौन से हैं, आप बोलेंगे संवहनी वर्षा। आपको पता है ऊपर हमने बताया किस प्रकार ये वर्षा होती हैं। पहला हो गया संवहनी वर्षा, दूसरा हो गया पर्वतीय वर्षा और तीसरा हो गया चक्रवाती वर्षा। ठीक है, अब हम अपने आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। आता है कि वायु दाब क्या है। तो आप बोलेंगे कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब, यानी पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरता है और समुद्र की सतह पर जो वायु दाब होता है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, इतनी क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, कि समुद्र पर वायु दाब अधिक होता है और ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब कम होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने मल्टीपल क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो आप बोलेंगे कि जो ओजोन गैस है ये हमें हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है, अब आता है सेकेंड क्वेश्चन। वो क्या है, कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। तो आप बोलेंगे जो क्षोभ मंडल है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उस मंडल को हम महत्वपूर्ण परत मानते हैं। इसलिए जो ऑप्शन 1 है वो क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन परत है। तो बादल विहीन परत कौन सी है, आप बोलेंगे जो समताप मंडल है वो बादल विहीन परत है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है। हमने आगे बताया आपको कि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है, घटता है। ठीक है, और सबसे अधिक वायुदाब कहाँ होता है, आप बोलोगे समुद्र की सतह पर। ठीक है, अब अपने जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल में, वो आता है। बोल रहा है कि जब वृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आती है तो हम क्या कहते हैं। तो आप बोलोगे वर्षा कहलाती है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होती है और नीचे गिरती है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मिलाल क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो बेसिकली क्या हैं। तो आप बोलोगे व्यापारिक पवनें स्थानीय पवन कहलाती हैं। अब आती है लू। लू क्या है, लू जो है सॉरी यहाँ पे ये अस्थाई पवनें हैं। सॉरी, ये जो व्यापारिक पवनें हैं वो अस्थाई पवनें हैं और जो लू है वो स्थानीय पवनें हैं। ठीक है, जो मानसून है ये मानसूनी पवनें हैं और जो पवन है वो पवन की क्षैतिज घटी को कहते हैं। यानी इस प्रकार एयर जो बहता है वायु, इसी को पवन कहते हैं। तो आप बोलोगे पवन जो है वो पवन की क्षैतिज की गति। ठीक है, इतने क्लियर हो गए ना कि व्यापारिक जो है वो किस प्रकार स्थायी पवनें हैं, लू जो है वो स्थानीय पवन है, मानसून जो है वो मानसून पवन है सॉरी, और जो पवन है वो किस प्रकार पवन की क्षैतिज गति है। ठीक है, मिलान क्लियर हुआ। अब आते हैं अपने लास्ट में कि कारण बताइए कि बेसिकली कारण क्या होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लगते हैं। क्यों लगते हैं, क्योंकि आर्द्र दिनों में वायु में जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो अत्यधिक होती है, क्योंकि हवा में पहले से ही नमी अधिक होती है, अतः दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लगते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घटती है, ऐसा क्यों होता है। आप बोलोगे सूर्य से जिस प्रकार सौरमंडल के अनुसार ध्रुवों की दूरी बढ़ती है, यानी कि ध्रुव की दूरी बढ़ती जाती है सौरमंडल से। यहाँ पे आप अगर हम फिगर बनाएं तो जैसे ये विषुवत है, यहाँ पे सूर्य है और यहाँ ध्रुव है। तो जिस प्रकार ध्रुवों से सूर्य की दूरी बढ़ती जाती है तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घटती जाएगी। अब क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ गर्मी भी कम हो जाती है, यानी आपको हमने क्लास 6 में बताया है कि किस प्रकार
जो सूर्य है उसका टेम्परेचर जब मिडिल में आता है तो हाई रहता है, और जिस प्रकार इसकी तिरछी नज़र यहाँ पे यानी कि इसकी किरणें जो होती हैं वो तिरछी यहाँ पे ध्रुवों पे पड़ती हैं, इसलिए जो इसका टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है। इसको हमने डिटेल में क्लास 6 में बताया हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों जो ये होता है आपतन की मात्रा क्यों घटती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।